जय हिंद साथियों। शुरुआत करते हैं 9 जनवरी 2025 के डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस की। गवर्नमेंट स्कीम्स और प्रोग्राम्स में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ई श्रम पोर्टल की। ठीक है, ई श्रम पोर्टल की बात करेंगे तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ई श्रम पोर्टल है क्या। श्रम क्या होता है? श्रम मतलब होता है लेबर। ठीक है, तो जो लोग अनऑर्गेनाइज लेबर्स होते हैं, जो अनऑर्गेनाइज लेबर्स होते हैं, उनको एक पोर्टल प्रोवाइड किया जाता है जिसके थ्रू वो एक्सेस कर सकते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स और गवर्नमेंट बेनिफिट्स। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, श्रम क्या है? श्रम है लेबर। ठीक है, तो अब किस लेबर की बात हो रही है? तो ऑर्गेनाइज नहीं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लेबर्स हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है, तो उनके लिए एक पोर्टल डेवलप किया गया था जिसका नाम है ई श्रम पोर्टल। किसने डेवलप किया है? तो ये डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट द्वारा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ई श्रम पोर्टल क्या है? ये एक ऐसा पोर्टल है जो जिसमें अनऑर्गेनाइज वर्कर्स को कवर किया जाता है और उनको गवर्नमेंट जितने भी बेनिफिट्स दे रही है उनको इसके थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, कब लॉन्च हुआ था? स्पेसिफिक डेट आजकल एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। 26 अगस्त 2021 को ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, ई श्रम पोर्टल को 2021 में 26 अगस्त को लॉन्च किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या था? अभी हमने आपको बताया, एक ऐसा नेशनल डेटाबेस अनऑर्गेनाइज वर्कर्स का तैयार करना है। उससे क्या होगा? उससे जो इंडिया के अनऑर्गेनाइज लेबर्स हैं, वर्कफोर्स हैं, उनको क्या होगा? उनको एम्पावर्ड फील होगा, क्योंकि उनको सोशल सिक्योरिटी दी जाएगी, उनको स्किल डेवलपमेंट दिया जाएगा और फाइनेंशियल इंक्लूजन किया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की भी सर्विस अवेलेबल है इसमें, जहां पर 2 लाख तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है कवर। किसके लिए? रजिस्टर्ड वर्कर्स के लिए। ठीक है, जो जो भी रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं इसके अंडर ई श्रम पोर्टल में, जिन्होंने भी रजिस्टर किया होगा अनऑर्गेनाइज वर्कर्स ने, उनको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दिया जाएगा 2 लाख रुपए तक का। एलिजिबिलिटी क्या है? तो जो भी लोग 16 से 59 ईयर्स तक के बीच में हैं वो ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर हो सकते हैं। ठीक है, और जो मेंबर ना हो ईपीएफओ के, ईसीएसआईसी के और एनपीएस के, वो सारे लोग एलिजिबल हैं ई श्रम पोर्टल में रजिस्टर करने के लिए। अब करंट अफेयर्स की बात करते हैं, तो ई श्रम पोर्टल जो है अब एक्सपैंड हो चुका है 22 स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस में। ठीक है, जब ये लॉन्च हुआ था तो ये सिर्फ 4 भाषाओं में लॉन्च हुआ था, इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ और मराठी। ठीक है, अब क्या है? अब सारी की सारी 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस इसमें इंक्लूड की गई हैं, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं ई श्रम पोर्टल पीआईबी से लिया गया है। ये नेशनल डेटाबेस है ऑर्गेनाइज वर्कर्स का। कौन कौन सी कैटेगरीज में इंक्लूडेड है? तो कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गए, माइग्रेंट वर्कर हो गए, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर हो गए, स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, डोमेस्टिक वर्कर्स, एग्रीकल्चर वर्कर्स एंड अदर ऑर्गेनाइज वर्कर्स। ठीक है, ई श्रम के बेनिफिट्स क्या क्या है? ये पोर्टेबल है अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, एक्सेप्टेबल है अक्रॉस द कंट्री। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज हमने आपको बताया 2 लाख तक रुपए का है। साथ ही साथ क्या है? सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स इसमें डिलीवर किए जाएंगे। तो लगभग इसमें ई श्रम पोर्टल में 12 से लेकर 15 गवर्नमेंट स्कीम्स का, जैसे अटल पेंशन योजना हो गई, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना हो गई, तो ये सारी जो गवर्नमेंट स्कीम्स है ई श्रम पोर्टल के थ्रू एक्सेस की जा सकती हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, और अभी हाल में ही ई श्रम पोर्टल में कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं? तो 30 करोड़ रजिस्ट्रेशंस कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, 30 करोड़ रजिस्ट्रेशंस अभी 2024 में, दिसंबर 2024 में ई श्रम पोर्टल में 30 करोड़ अनऑर्गेनाइज वर्कर्स ने रजिस्टर कर लिया है। सबसे ज़्यादा जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो यूपी से हुआ है, जहाँ पे लगभग 8 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जहाँ से लगभग 8 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुए हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है ई श्रम पोर्टल के बारे में। नेक्स्ट स्कीम की बात करें तो उजाला स्कीम लॉन्च की गई थी 5 जनवरी 2015 को। तो उजाला स्कीम ने क्या किया है? अपने 10 वर्ष कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, 10 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं उजाला स्कीम के। तो उजाला स्कीम का क्या नाम है पूरा? उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। ठीक है, तो एलईडी लाइट आप जानते होंगे, तो उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। ठीक है, तो उजाला के अंतर्गत क्या होता है? एलईडी बल्ब प्रोवाइड किए जाते हैं सबको। ठीक है, एलईडी बल्ब प्रोवाइड किए जाते हैं। कब लॉन्च हुआ था? तो ये लॉन्च की गई थी उन्नत स्कीम जनवरी 5 2015 को। ठीक है, ओरिजिनल नेम है इसका डोमेस्टिक एफिशिएंट लाइटनिंग प्रोग्राम। ठीक है, डोमेस्टिक एफिशिएंट लाइटिंग प्रोग्राम। ठीक है, कौन एग्जीक्यूट कर रहे हैं इसको? तो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड है, वो उजाला स्कीम को एग्जीक्यूट
कर रही है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। विजन क्या है, अब नाम से ही समझ में आ रहा है, अफोर्डेबल और एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग सबको प्रोवाइड की जा सके, जिससे क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम हो, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बढ़े, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, की फीचर्स क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलईडी बल्ब्स, ट्यूब लाइट्स एंड फैंस एट अफोर्डेबल प्राइसेस। ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी कुछ बात होगी और अफोर्डेबिलिटी में उसमें अच्छी बात होगी कि एलईडी बल्ब जो है 70 रुपए के मिल रहे हैं, एलईडी ट्यूबलाइट्स इसके अंतर्गत 220 रुपए के मिल रही हैं, और एनर्जी एफिशिएंट फैंस भी दिए जा रहे हैं जो कि लगभग 1100 रुपए के लगभग आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और ये क्या होंगे, ये अफोर्डेबल होंगे, एफिशिएंट होंगे और एनवायरमेंटली सस्टेनेबल होंगे। ठीक है, तो उजाला स्कीम के बारे में हम लोग ने बात कर ली, जिसने अभी 10 वर्ष कंप्लीट किए हैं अपने लॉन्च के। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज राजीव रंजन सिंह जी ने चेयर किया है नॉर्थ ईस्ट रीजन स्टेट्स मीट 2025। ठीक है, कहाँ पे हुई थी ये, तो असम में हुई थी, तो ये बात आपको याद रखनी है कि ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन स्टेट्स मीट 2025 कब ऑर्गेनाइज की गई थी, तो 6 जनवरी 2025 को ये होस्ट की गई थी। कहाँ पे, गुवाहाटी असम में। ठीक है, किसने ऑर्गेनाइज किया था, तो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, इन्होंने मिलकर ऑर्गेनाइज किया था नॉर्थ ईस्ट रीजन स्टेट्स मीट 2025। लोकेशन थी जिसकी गुवाहाटी असम, और जिसको किसने चेयर किया था, तो यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह जी ने इसको चेयर किया था। ठीक है, पर्पस क्या था, इसमें रिव्यू करना था इम्प्लीमेंटेशन एक स्कीम का जिसका नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो गवर्नमेंट स्कीम है उसके इम्प्लीमेंटेशन को रिव्यू करना था कि कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और कितना बाकी है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कुछ की डिटेल प्रोजेक्ट्स देख लेते हैं हम लोग। इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क असम में इनॉग्रेट किया गया था, फिश फीड प्लांट असम में, आइस प्लांट्स एंड कोल्ड स्टोरेज मणिपुर में, और रिक्रिएशनल फिशरीज मेघालय में लॉन्च की गई थी। हैचरीज नागालैंड में स्टार्ट की गई थी, ऑर्नामेंटल फिश रेयरिंग त्रिपुरा में, आरएएस सिस्टम एंड फिश कायोस सिक्किम में, और हैचरी प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट किए गए थे। ठीक है, साथ ही साथ इंडिया का पहला ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर कहाँ पे खोला गया है, तो ये बात आपको याद रखनी है, सिक्किम में। ठीक है, क्योंकि सिक्किम ऐसा पहला राज्य था जो कि ऑर्गेनिक राज्य था, तो ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर भी यहीं पे सिक्किम में खोला गया है। ठीक है, तो ये बात हो गई नॉर्थ ईस्ट रीजन स्टेट्स मीट 2025 की, जो कि 6 जनवरी 2025 को होस्ट की गई थी। लोकेशन क्या थी, गुवाहाटी असम। किसने चेयर किया था, तो राजीव रंजन सिंह है जो कि मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के। उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के साथ मिलके इस जो ये स्टेट्स मीट है इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात हुई है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की, तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की। तो ये कब लॉन्च की गई थी, तो ये लॉन्च की गई थी सितंबर 2020 में। आपको याद रखना है, सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च की गई थी। ठीक है, ड्यूरेशन क्या था इसका, तो 5 सालों के लिए ये लॉन्च की गई थी। ड्यूरेशन होता है इसका 2020 से 2025। टोटल आउटले कितना था, लगभग 20,000 करोड़ इसका टोटल आउटले था। कंसर्न मिनिस्ट्री कौन सी है, तो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज इसकी कंसर्न डिपार्टमेंट है या मिनिस्ट्री है। टारगेट बेनिफिशियरीज किसको किसको टारगेट किया जाएगा, तो फिशर्स, फिश फार्मर्स, फिश वर्कर्स, फिश डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एसएचजीज एंड जेएलजीज, जॉइंट लैंडिंग ग्रुप्स इन फिशरीज सेक्टर, ये सारे लोग होंगे। ठीक है, की कंपोनेंट क्या है, तो इसमें दोनों ही कंपोनेंट है, सेंट्रल सेक्टर का भी कुछ कंपोनेंट है और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड भी कुछ कंपोनेंट है। अब यहाँ हम देख लेते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम कौन सी होती है, वो स्कीम जिसका पूरा का पूरा जो एग्जीक्यूशन का पैसा होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करती है। ठीक है, जो पूरा का पूरा जो एग्जीक्यूशन का जितना भी पैसा लगता है, जितना भी खर्च होता है एक स्कीम को इंप्लीमेंट करने में, अगर उसका पूरा का पूरा खर्चा केंद्र सरकार वहन कर रही है तो उसको सेंट्रल सेक्टर स्कीम कहा जाएगा। लेकिन अगर यही खर्चा बट जाता है राज्य सरकारों में और केंद्र सरकार में, तब इसको हम सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम कहते हैं। इसका क्या मतलब होता है, सेंट्रल जो है कुछ पार्ट स्पॉन्सर कर रही है और कुछ पार्ट स्टेट गवर्नमेंट को बेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा, जहां पे स्पॉन्सर्ड लिखा होगा वहां आप समझ जाइएगा सेंट्रली गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है। मतलब स्पॉन्सर्ड का मतलब थोड़ा ही पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पे किया जाएगा और थोड़ा सा पार्ट जो बचा हुआ है वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से पे किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का सब कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो एनहांसमेंट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, फिशरीज मैनेजमेंट एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन पीरियड हमने देखा 5 ईयर्स का है, 2020 से 2025
5 तक, ठीक है। फंडिंग प्लान हमने आपको बताया, एंटायर कॉस्ट बॉर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कब होगा, सेंट्रल सेक्टर में, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में, जब जो कॉस्ट होती है वो शेयर की जाती है बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। बेनिफिशियरीज SC ST और वुमेन बेनिफिशियरीज को 60% सेंट्रल असिस्टेंस दिया जाएगा और 40% स्टेट असिस्टेंस दिया जाएगा, ठीक है। सेंट्रल असिस्टेंस में जनरल कैटेगरी में 40% दिया जाएगा, SC ST वुमेन कैटेगरी को 60% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट दिया जाएगा। मान लीजिए जनरल कैटेगरी है, वो कोई अपना प्लांट सेटअप कर रही है फिशरी से संबंधित और 100 रुपये लागत है उस प्लांट को लगाने की, तो 40 रुपये जनरल कैटेगरी में, 40 रुपये जो है जनरल कैटेगरी को दिया जाएगा। वहीं अगर कोई SC ST या वुमेन कैटेगरी कोई प्रोजेक्ट सेटअप कर रही है तो उनको 60 रुपये दिया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट से कोई भाई बहन है, वो ये फिशरीज के मामले में कुछ प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर रहे हैं, स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो उनको 90% असिस्टेंस दिया जाएगा। मतलब वो 100 रुपये अगर खर्चा आ रहा है तो सिर्फ 10 रुपये उनको अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा, बाकी 90 जो है वो सरकार देगी। अदर स्टेट्स में 60% असिस्टेंस दिया जाएगा। इसमें इंश्योरेंस कवरेज भी है, तो 5 लाख फॉर एक्सीडेंटल डेथ एंड परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, या तो एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है फिश एस्टेब्लिशमेंट में या टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है, तब 5 लाख तक का इंश्योरेंस है। 2.5 लाख तक का इंश्योरेंस है परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी के लिए, और 25,000 हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट है ड्यू टू एक्सीडेंट, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। आपको स्कीम्स में दे दिया जाएगा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत कौन सा सही नहीं है, तो हो सकता है आपको इंश्योरेंस कवरेज लगे कि इंश्योरेंस कवरेज इसमें क्या होगा, ये तो फिश सेक्टर को डेवलप करने के लिए, उनकी प्रोडक्टिविटी एनहांस करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए ये स्कीम है, तो इंश्योरेंस का कोई पार्ट ही नहीं होगा। लेकिन आपको याद रखना है इंश्योरेंस कवरेज भी इस स्कीम के अंतर्गत प्रोवाइड किया जाएगा। दिल्ली के राजघाट कॉम्प्लेक्स में प्रणब मुखर्जी मेमोरियल को इस्टेब्लिश किया जाएगा। फॉर्मर प्रेसिडेंट जो प्रणब मुखर्जी जी हैं, उनका मेमोरियल इस्टेब्लिश किया जाएगा कहाँ पे, राजघाट कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में, ठीक है। राजघाट कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में आपसे पूछा जाएगा किसका मेमोरियल इस्टेब्लिश किया जाएगा, तो प्रणब मुखर्जी जी का, जो कि हमारे 13 प्रेसिडेंट रहे हैं, उनका मेमोरियल इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। लोकेशन कहाँ पे होगा, राष्ट्रीय स्मृति स्थल राजघाट कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली, ठीक है। पर्पस क्या होगा, टू ऑनर प्रणब मुखर्जी इंडियाज 13th प्रेसिडेंट, ठीक है। अचीवमेंट्स की बात करें प्रणब मुखर्जी जी के, तो ये 1982 में फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, फिर 2012 से 2017 तक ये 13वें प्रेसिडेंट बने थे इंडिया के, ठीक है। 13वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे इंडिया के, और सर्व किया था इंडिया को 2012 से 2017 के बीच में। इसके बाद 2019 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, और फिर 2020 में इनकी मृत्यु हो गई थी 31 अगस्त 2020 को, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है कि इनको भारत रत्न कब दिया गया था, और ये प्रेसिडेंट कौन से नंबर के थे, और इन्होंने कब सर्व किया था एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो डायरेक्टली आपसे यही पूछा जाएगा कि दिल्ली के राजघाट कॉम्प्लेक्स में किसका इस्टेब्लिशमेंट, किसका मेमोरियल इस्टेब्लिश किया जाएगा, तो आपको ढेर सारे ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है किसका मेमोरियल इस्टेब्लिश किया जाएगा, तो फॉर्मर प्रेसिडेंट 13th प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी जी का, ठीक है, जिनको 2019 में पॉस्ट्यूमसली नहीं, तब ये जीवित थे। भारत रत्न 2019 में इनको दिया गया था, भारत रत्न इनको सम्मान मिला था 2019 में। इसके बाद 2020 में 1 साल बाद इनका निधन हो गया था। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने इनॉग्रेट किया है नाइलिट डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी इन असम, ठीक है। तो आपको याद रखना है सबसे पहले तो किसने इनॉग्रेट किया है, तो यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने नाइलिट डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी असम में इनॉग्रेट किया है, ठीक है। नाइलिट क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, ठीक है। कहाँ पे ये इनॉग्रेट की गई है, तो ये गुवाहाटी असम में इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है कि नाइलिट डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी असम गुवाहाटी में इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। किसने किया है, तो अश्विनी वैष्णव जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है। नाइलिट की बात करें तो ये स्टैब्लिश किया गया था 1994 में, ठीक है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या ऑब्जेक्टिव है इनका, एनहांस एजुकेशन एंड रिसर्च इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, ठीक है। साथ ही साथ नया कैंपस डेवलपमेंट हुआ है जागी रोड असम में, ठीक है। इसका फोकस होगा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। नाइलिट डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी कहाँ पे इनॉग्रेट की गई है, तो असम में गुवाहाटी में इनॉग्रेट की गई है। किसने किया है ये, तो यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने ये किया है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो भारत पोल लॉन्च किया गया है। जैसे इंटरपोल होता है, इंटरनेशनल पुलिस होता है, वैसे भारत पोल लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो इंटरनेशनल पुलिस का क्या काम होता है कि वो दुनिया में जितने भी
क्राइम होते हैं उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए इंटरनेशनल पुलिस काम करती है, ठीक है। तो वैसे ही भारत पोल को लॉन्च किया गया है, जिससे क्या होगा, इन्वेस्टिगेट किया जा सकेगा इंटरनेशनल क्राइम्स, ठीक है, इन्वेस्टिगेट किया जा सकेगा इंटरनेशनल क्राइम्स, ठीक है। इंटरनेशनल क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया गया है, ठीक है। किसने लॉन्च किया है ये, तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने ये पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है, भारत पोल पोर्टल, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे इंटरनेशनल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस को रिवोल्यूशनाइज किया जाएगा, जो भी क्रॉस बॉर्डर क्राइम ट्रैकिंग है उसको किया जा सकेगा, डेटा शेयरिंग भी किया जा सकेगा। ये एक तरीके का ग्लोबल कोलैबोरेशन होगा जहां पे सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, ठीक है। तो भारत पोल क्या करेगा, ये इंटरनेशनल पोल की तरह, इंटरनेशनल पुलिस की तरह भारत पोल भी क्या करेगा, इंटरनेशनल क्राइम को इन्वेस्टिगेट करेगा। और ये किसने लॉन्च किया है, तो ये अमित शाह जी ने लॉन्च किया है, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने, ठीक है। इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करें तो इंडिया और मलेशिया ने पहला सिक्योरिटी डायलॉग होस्ट किया है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, डेट एंड लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम से पूछा जा रहा है। तो 7 जनवरी 2025 को न्यू दिल्ली इंडिया में होस्ट किया गया था इंडिया और मलेशिया के बीच पहला सिक्योरिटी डायलॉग, क्योंकि ये फर्स्ट है इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इंडिया और मलेशिया के बीच पहला सिक्योरिटी डायलॉग होस्ट किया गया था, कहाँ पे, इंडिया में, ठीक है, न्यू दिल्ली इंडिया में होस्ट किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो डिफेंस और सिक्योरिटी में बायलैटरल कोऑपरेशन बढ़ाना, ठीक है, बायलैटरल कोऑपरेशन को एनहांस करना इन द सेक्टर ऑफ डिफेंस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स कौन थे, तो इंडिया की तरफ से एनएसए अजीत डोभाल जी थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी। मलेशिया की तरफ से डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल राजा दातो नुसीरवान बिन जैनल अब्दीन, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, इंडिया मलेशिया पहले सिक्योरिटी डायलॉग में किसने किसने पार्टिसिपेट किया था। इंडिया की तरफ से इंडिया के एनएसए अजीत डोभाल जी थे, और मलेशिया की तरफ से डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल राजा दातो नुसीरवान बिन जैनल अब्दीन ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। मलेशिया की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर है अनवर बिन इब्राहिम, कैपिटल है कुआलालंपुर, और करेंसी है मलेशियन रिंगित, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि रिंगित कहाँ की करेंसी है, तो रिंगित है मलेशिया की करेंसी, ठीक है, मलेशिया की करेंसी है रिंगित। मलेशिया के फिजिकल और पॉलिटिकल बॉर्डर्स के बारे में देख लेंगे, और जो भी ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको भी हम लोग कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले लोकेशन देखें तो मलेशिया जो है ये साउथ चाइना सी के साउथ में, ठीक है, साउथ चाइना सी के साउथ में है मलेशिया, ठीक है। और मलेशिया के दो पार्ट हैं, ठीक है, मलेशिया का एक पार्ट ये है, ये जो आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, और ये एक राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो ये दो पार्ट हैं जो कि अलग होते हैं साउथ चाइना सी से, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, इधर लेफ्ट हैंड साइड में देखें, लेफ्ट पैन में देखेंगे अगर आप, तो नॉर्थ में है मलेशिया के थाईलैंड, ठीक है। नॉर्दर्न बाउंड्री किससे शेयर की जा रही है, नॉर्दर्न लैंड बाउंड्री, तो टेरेस्ट्रियल बाउंड्री शेयर की जा रही है थाईलैंड से, ठीक है, थाईलैंड से नॉर्थ में, और यहाँ पे सिंगापुर है तो साउथ में सिंगापुर से, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। थाईलैंड से नॉर्थ में और साउथ में सिंगापुर से मलेशिया बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। फिर हम राइट हैंड साइड वाला पार्ट देखें तो राइट हैंड साइड में इंडोनेशिया से बॉर्डर शेयर किया जाता है, और ब्रुनोई से, ये छोटा सा ब्रुनोई है, यहाँ पे आपको दूसरे कलर से दिखा दें, अरे ये तो बहुत ज़्यादा डार्क हो गया, हाँ ये शायद ठीक रहेगा, ये आपको ब्रुनोई दिख रहा है, ठीक है, ये ब्रुनोई है और ये इंडोनेशिया है, ठीक है, और ये पूरा मलेशिया है, ठीक है। तो मलेशिया ब्रुनोई से बॉर्डर शेयर कर रहा है, और मलेशिया इंडोनेशिया से भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, राइट हैंड साइड में आप देख पा रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाले में हमने देखा था थाईलैंड से बॉर्डर शेयर किया जा रहा है, और साउथ में सिंगापुर से बॉर्डर शेयर किया जा रहा है, ठीक है। मलेशिया की कैपिटल अभी हमने देखी क्या है, तो कुआलालंपुर मलेशिया की कैपिटल है, ठीक है। अब यहाँ पे ज्योग्राफिकल ओवरव्यू ले लेते हैं। मलेशिया ने साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, कंसिस्टिंग ऑफ पेनिनसुलर मलेशिया एंड ईस्ट मलेशिया। ये जो है ये पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट है वो पेनिनसुलर मलेशिया है, और ये ईस्ट मलेशिया है, ठीक है, ये पेनिनसुलर मलेशिया है और ये ईस्ट मलेशिया है। अब पेनिनसुलर मलेशिया की बात करें, इस साउथ ऑफ थाईलैंड, ठीक है, अभी हमने आपको बताया थाईलैंड के साउथ में है, एंड नॉर्थ ऑफ सिंगापुर, ठीक है। तो ये नॉर्थ सिंगापुर, ये सिंगापुर है, आपको देख रहे होंगे, तो यहाँ पे नॉर्थ में है सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर के नॉर्थ में है, ठीक है, थाईलैंड के साउथ में है और सिंगापुर के नॉर्थ में है, ठीक है, एंड ईस्ट ऑफ सुमात्रा, ठीक है, सुमात्रा के ईस्ट में है, ये जो ये इंडोनेशिया का पार्ट है ये सुमात्रा है, ठीक है, ये जो इंडोनेशिया का पार्ट है ये सुमात्रा है, तो सुमात्रा के ईस्ट में है, ठीक है। ईस्ट मलेशिया इज ऑन बोर्नियो, ठीक है, शेयरिंग बॉर्डर्स विद ब्रुनोई एंड इंडोनेशिया। ये जो पूरा आइलैंड होता है इसको बोर्नियो आइलैंड कहते हैं, ठीक है। इसमें 3 कंट्रीज हैं, ब्रुनोई, इंडोनेशिया और
मलेशिया, ठीक है। ब्रुनोई सबसे छोटा एरिया कवर करता है बोर्नियो आइलैंड का, सबसे बड़ा एरिया जो कवर करता है वो इंडोनेशिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फिजिकल बॉर्डर्स और ज्योग्राफिकल ओवरव्यू ले लिया, ठीक है। और आप ये देखिएगा इक्वेटर नहीं क्रॉस कर रहा है, ठीक है, इक्वेटर नहीं क्रॉस कर रहा है मलेशिया से, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। माउंटेन रेंजेस की बात करें मलेशिया के, तो क्रॉकर रेंज सबसे हाई है, ठीक है। क्रॉकर रेंज सबसे लंबी माउंटेन रेंज है मलेशिया में। क्रॉकर रेंज में ही है माउंट किनाबालू, जो कि टॉलेस्ट माउंटेन है मलेशिया में। और ये कहाँ पे है, ये ईस्ट एशिया में आप देख पाएंगे, ठीक है। राइट हैंड साइड में देखिए आप, ये सॉरी ये दिख रहा है, हम कोटा किनाबालू दिखा रहे थे आपको, ये माउंट किनाबालू है, ठीक है। माउंट किनाबालू कहाँ पे है, तो ये ईस्ट एशिया में है, सॉरी ईस्ट मलेशिया में है, ठीक है। तो आपको याद रखना है माउंट किनाबालू कहाँ है, सबसे पहले तो ये याद रखना है कि ये मलेशिया में है, और मलेशिया के किस पार्ट में है, तो ये ईस्ट मलेशिया में है, ठीक है। यूपी पीसीएस में या शायद एमपी पीसीएस में एक बार पूछा था कि ऑस्ट्रेलिया में जो मरे डार्लिंग रेंज है वो कहाँ पे स्थित है, वो साउथ वेस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है। तो ऐसे ही आपको ज्योग्राफिकली ओरिएंटेशंस पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, ये ईस्ट मलेशिया में है, ठीक है। ईस्ट मलेशिया में नॉर्दर्न पार्ट में है माउंट किनाबालू, ठीक है। फिर है त्रुस मादी रेंज, ठीक है, ये साबा में है, ठीक है, ये साबा में है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दो पार्ट है मलेशिया के, एक साबा है और एक सारवाक है, ठीक है। ये साबा है और ये सारवाक है, ठीक है। तो ये भी हल्का सा याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया त्रुस मादी रेंज, क्रॉकर रेंज और माउंट किनाबालू, ठीक है। हाईएस्ट माउंटेन्स हमने बताया आपको माउंट किनाबालू है और माउंट तहान है, ठीक है। माउंट तहान है और माउंट किनाबालू है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। वोल्केनोस कौन से हैं यहाँ पे, तो बोम्बलाई हिल, ठीक है, बॉम्बे हिल नहीं, बोम्बलाई हिल, ठीक है। ये एक्टिव वॉल्केनो है साबा रीजन में, यहाँ पे ये एक्टिव वॉल्केनो है साबा रीजन में, बोम्बलाई हिल, ठीक है, बोम्बलाई हिल। फिर पेनिनसुलर माउंट मलेशियन रेंजेस की बात करें, पेनिनसुलर मलेशिया कौन सा है, तो ये वाला पेनिनसुलर मलेशिया था। यहाँ पे टीटी वांगसा माउंटेन है, बिंतांग रेंज है और माउंट कोरबू है। टीटी वांगसा माउंटेन, बिंतांग रेंज और माउंट कुबो, ठीक है, माउंट कोरबू, माउंट कोरबू। फिर बात करते हैं केव्स की, तो यहाँ पे केव्स है मुलू केव्स, डियर केव और लैंग्स केव। फिर आइलैंड यहाँ पे कौन कौन से हैं, तो आइलैंड है बांगी आइलैंड, बांगी आइलैंड के बाद है पेंगांग आइलैंड, ब्रूट आइलैंड, लांकवी आइलैंड, सिपादन आइलैंड। ये कुछ आइलैंड्स हैं जिनके बारे में आपको ध्यान में रखना चाहिए। वाटर बॉडीज की बात करें तो स्टेट ऑफ मलाका यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट है और अक्सर ही एग्जाम से पूछा गया है। तो स्टेट ऑफ मलाका किसको अलग करता है, तो ये सुमात्रा है, ठीक है। सुमात्रा हमने आपको बताया था, ईस्ट सुमात्रा में क्या आता है, ईस्ट सुमात्रा के मलेशिया आता है। तो ये सुमात्रा है, ये मलेशिया है, और ये बीच में जो है ये स्टेट ऑफ मलाका है। ये आप देखिए, ये स्टेट ऑफ मलाका है, स्टेट ऑफ मलाका है, दिख रहा है आपको, ये स्टेट ऑफ मलाका किसको किसको अलग कर रहा है, तो सुमात्रा को अलग कर रहा है, किससे, सिंगापुर से, ठीक है। और ये किसको कनेक्ट कर रहा है, साउथ चाइना सी को कनेक्ट कर रहा है अंडमान आइलैंड से, ठीक है। अंडमान सी से साउथ चाइना सी को कनेक्ट करने वाला स्टेट ऑफ मलाक्का है, ठीक है। और अलग करने वाला किसको है, सुमात्रा को किससे अलग करता है, सुमात्रा को मलेशिया से अलग करता है। नेक्स्ट स्टेट है स्टेट ऑफ जोहर, ठीक है। यहाँ पे ये स्टेट ऑफ जोहर है जो कि मैरीटाइम बाउंड्री बिटवीन मलेशिया और सिंगापुर है। ये सिंगापुर है और ये कौन है, ये मलेशिया है, और इसके बीच में ये स्ट्रेट ऑफ जोहर है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। लेक्स देख लें यहाँ पे, तो बेरा लेक है, चीनी लेक है, पेडू लेक है, केनीर लेक है। ये कई बार केनीर लेक जो है कई बार पूछा गया है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नाम से कि ये शायद केनिया में होगा, पर केनीर लेक कहाँ है, तो ये मलेशिया में है। रिवर्स की बात करें तो राजांग रिवर है, कीना बांगतांग रिवर है, पांग रिवर है, ठीक है। ये राजांग रिवर आपको दिख रहा है, ये सुगात रिवर दिख रही है, और ये इधर मलेशियन ये पेनिनसुलर मलेशिया में आपको पहांग रीजन, पहांग रिवर दिख रहा है। नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे पेट्रोलियम और एलएनजी का भंडार है, तेरंगनू में, साबा में, सरवाक में। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट मेटल पाया जाता है वो है टिन, ठीक है, याद रखिएगा, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर एक टाइम पे हुआ करता था। डिपॉजिट्स कहाँ कहाँ पे हैं, तो पेराक, पहांग और जौहर में। गोल्ड के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, कोल भी पाया जाता है। स्पोर्ट्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने जीत ली है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। तो आपको याद रखना है किसने जीता है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, तो ये टेस्ट मैचेस होते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, इसमें ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज की है 3-1 से, ठीक है। 4 टेस्ट मैच की सीरीज होती है जिसमें से 3 जीत ली थी ऑस्ट्रेलिया ने और 1 जीती थी भारत ने, और ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 10 साल बाद ऑस्ट्रेलिया ने जीती है। तो ये बात आपको याद रखनी है, 10 साल बाद ऑस्ट्रेलिया ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती है। 2014-15 में आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया ने
बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती थी। इंडिया ने लगातार 4 बार ये कंसेक्यूटिव सीरीज 4 कंसेक्यूटिव सीरीज देखी थी, ली थी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। तो बस आपको इतना याद रखना है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज की एक सीरीज होती है, ठीक है, टेस्ट मैचेस की सीरीज होती है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं मार्टिन गुप्टिल की। तो मार्टिन गुप्टिल ने डिक्लेयर किया है अपना रिटायरमेंट। तो आपको याद रखना है मार्टिन गुप्टिल किस कंट्री से आते हैं, न्यूजीलैंड से आते हैं, और ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, ठीक है, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं मार्टिन गुप्टिल। मार्टिन गुप्टिल क्रिकेट के खिलाड़ी हैं और इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है, अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। ये न्यूजीलैंड से आते हैं, इन्होंने करियर की शुरुआत 2009 में की थी। अपॉइंटमेंट्स की चर्चा कर लें तो 2 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, वैसे तो 3 हुए टोटल, पर इस ब्लॉक में आपको 2 अपॉइंटमेंट दिखेंगे। तो तुहीन कांत पांडे जी को नया रोल मिला है सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का। तो आपको याद रखना है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के नए सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं तुहीन कांत पांडे। इसके बाद जो अपॉइंटमेंट हुआ है इंपॉर्टेंट, वो हुआ है अरुनीश चावला जी का। तो अरुनीश चावला जी सेक्रेटरी बने हैं डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट में, ठीक है। तो अरुनीश चावला जी सेक्रेटरी बने हैं दीपम में, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट में, और तुहीन कांत पांडे जी को कार्यभार मिला है सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का। साथ ही साथ ये तुहीन कांत पांडे जी फाइनेंस सेक्रेटरी भी हैं। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की बात करें तो श्री आशीष नैथानी जी को परमानेंट जज अपॉइंट किया गया है उत्तराखंड हाई कोर्ट का, ठीक है। आपको याद रखना है श्री आशीष नैथानी जी कहाँ के परमानेंट जज बने हैं, तो ये उत्तराखंड हाई कोर्ट के जज बने हैं। ऑबिचुअरीज की चर्चा करें तो प्रीतिश नैंडी जो एक जर्नलिस्ट और राइटर रहे, उनका निधन हो गया है। इनका जन्म हुआ था 1951 में और 8 जनवरी को 73 ईयर्स की एज में इनका निधन हो गया है कार्डियक अरेस्ट की वजह से, साउथ बॉम्बे में। याद रखिएगा आप कि इनका जो जन्म हुआ था ये भागलपुर बिहार में हुआ था। ये क्या है, ये ऑथर भी हैं और ये क्या है, पब्लिशिंग डायरेक्टर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, मतलब ये जर्नलिस्ट भी रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये राज्यसभा के मेंबर भी रहे हैं, कहाँ से, महाराष्ट्र से, ठीक है। किसके टिकट पे, तो शिवसेना के टिकट पे इन्होंने महाराष्ट्र कंस्टिट्यूएंसी से राज्यसभा ज्वाइन किया था। साथ ही साथ ये एनजीओ के फाउंडर रहे हैं जिसका नाम है पीपल फॉर एनिमल्स। तो आपको याद रखना है प्रीतिश नैंडी जी जर्नलिस्ट थे, राइटर थे, पॉलिटिशियन थे, राज्यसभा मेंबर थे।